हेलो दोस्तों, मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार टीचर सक्सेस चैनल में। आई होप आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे, पॉजिटिविटी से भरे हुए होंगे और जितना भी स्टडी का टाइम टेबल आपने सेट कर रखा है डेली फॉलो कर रहे होंगे, डेली कुछ नया सीख रहे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग C-टेट 15 दिसंबर को जो होने वाला है, जिसका फॉर्म फिल इन हो रहा है, आपने ज़रूर भर लिया होगा। तो CDP के जो क्लास 4 के बारे में बात करेंगे और ये पेपर 2 है। पेपर 1 के बारे में अगर बात कर ली जाए तो बहुत सी वीडियोज अपलोड की जा चुकी हैं CDP के प्रैक्टिस सेट से लेकर या प्रीवियस ईयर तक के क्वेश्चंस को। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर विजिट करें चैनल को और देखें और अपना अनुभव ज़रूर शेयर करें। चलिए, क्या है आज की क्लास में और किस प्रकार से हम चीज़ों को समझते हैं, कैसे क्वेश्चंस हैं उनको हम देखते हैं और पूरा हम डिटेल में समझते चलेंगे इसके बारे में। ठीक है, तो पहले बात कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है ना। पहले क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो पहला क्वेश्चन कुछ इस तरह जूम कर लिया जाए ताकि आपको क्लियर दिखाई दे और फिर बात हम लोग करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है कि रचनात्मक मूल्यांकन के लिए कार्य की प्रगति को दर्शाते पोर्टफोलियो एक जो है प्रभावी उपकरण है, क्योंकि यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो रचनात्मक मूल्यांकन है वो अगर पोर्टफोलियो में किस चीज़ को दर्शाता है। तो इसके लिए आपको जो है कि जानना बहुत ज़रूरी है कि क्या है रचनात्मक मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन कई प्रकार के होते हैं। पहले समझ लेते हैं मूल्यांकन क्या होता है। मूल्यांकन ये होता है कि हम बच्चे की जांच करें कि बच्चे ने कितना सीखा है। अब वो सीखने में अनुभव में भी हो सकता है या किसी एक सब्जेक्ट में भी हो सकता है। तो उसका मूल्यांकन हम कई तरीके से कर सकते हैं। मूल्यांकन रचनात्मक तरीके से अगर हम करें अलग अलग विधि से तो वो जो है कि मूल्यांकन इफ़ेक्टिव होता है। उसे अच्छे से आप समझ पाते हैं कि बच्चे ने कितना सीखा है और कितना बाकी रह गया है। ठीक है, ऑप्शन अगर हम देखें, वे मूल्यांकन की प्रक्रिया में छात्रों को शामिल करते हैं। देखिए, तो बच्चों का ही मूल्यांकन है तो छात्रों को शामिल तो करना ही पड़ेगा ताकि बच्चे अपनी राय रख पाएँ कि हाँ, जैसे अब टेस्ट लेते हैं हम बच्चों का तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें कन्फ्यूजन होता है या गलती से वो सही क्वेश्चंस भी होते हैं, फिर भी हम क्या करते हैं उन्हें कट कर देते हैं, उनमें नहीं नंबर देते हैं। तो बच्चे क्या आके कहते हैं कि सर ये मेरा, मैम या सर ये मेरा सही है और आप इसको ध्यान से नहीं देखे हैं या आपने इसको गलत कर दिया है। तो ये वाली बात जो रहती है तब होती है जब बच्चों को हम छात्रों को जब हम शामिल करते हैं मूल्यांकन में। ऐसा नहीं कि आपने एक तरफा कह दिया नहीं मैंने ही कहा तो सही है तो सही है, बच्चा जैसे चाहे वैसे मान ले ना, तो ये चीज़ नहीं होगी। वे व्यक्तिगत छात्रों की प्रगति के बारे में अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। हाँ, बच्चे ने, मैंने कहा ना, कितना सीखा कितना प्रोग्रेस किया उसके बारे में ये बात होती है। ठीक है, ये भी सही है। तीसरा है कि वे मुख्य रूप से अंतिम उत्पाद की प्रस्तुति पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतिम उत्पाद मतलब कि जिसके लिए बच्चे को तैयार किया जा रहा है, यानी कि बच्चे का क्या टारगेट है कि बच्चे ने 20 में कितने नंबर लाए हैं। तो ये ज़रूरी है कि 20 नंबर ही लाना। बच्चा अगर जो 20 नंबर लाएगा 20 नंबर लाएगा वही बेस्ट नहीं, जो बच्चा 10 नंबर भी लाता है वो भी बेस्ट हो सकता है क्योंकि वो अभी प्रगति पर है, प्रोग्रेस पर है। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि केवल अंतिम उत्पाद यानी मुख्य रूप से सिर्फ अंतिम उत्पाद पर ही ध्यान देना कि यही सिर्फ ध्यान देना कि बच्चे ने हाँ इतना सीख लिया है, किस प्रकार से बच्चे ने सीखा है, कौन सी विधियों से आगे सीख सकता है, इन बातों पर भी ध्यान देना ज़रूरी है। तो ये उतना सही ऑप्शन नहीं हुआ। उन्हें छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। क्या जो है कि उन्हें छात्र अधिगम के ठोस सबूत पेश करते हैं। तो बिल्कुल जो अधिगम के नियम कानून हैं उनके बारे में उनको समझाया जाता है, वे एक प्रकार से प्रेजेंटेबल हों ना। छात्र किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं तो अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाए। तो पहला, दूसरा और चौथा जिस भी ऑप्शन में होगा वो सही होगा, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत लक्ष्य अभिविन्यास का वर्णन करता है। देखिए, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन। ठीक है, अचीवमेंट गोल ओरिएंटेशन से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उपलब्धि लक्ष्य उन्मुखीकरण। देखिए, यहाँ पर क्या है, महारत लक्ष्य।
एक तो होता है अब जो महारत, किसी भी चीज़ में आप पूरी तरह से अगर निपुण हो जाते हैं, पूरी तरह से आप उस कौशल को पा लेते हैं, तब तो वो आपका महारत लक्ष्य हो जाएगा। ठीक है, अब महारत लक्ष्य में भी 3 प्रकार के होते हैं। एक तो निपुणता उन्मुखीकरण, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, विफलता परिहार उन्मुखीकरण, तीसरा होता है प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण। ठीक है, पहला अगर बात कर ले इंग्लिश में, मास्टरी ओरिएंटेशन, फेलियर ओरिएंटेशन और परफॉर्मेंस ओरिएंटेशन। ठीक है, ये 3 होते हैं। हिंदी में निपुणता उन्मुखीकरण, विफलता परिहार उन्मुखीकरण, विफलता यानी कि जहाँ पर बच्चा विफल होने से डरे तब वो काम करे। ठीक है, प्रदर्शन दृष्टिकोण, खुद को अच्छा दिखने के लिए, प्रेजेंटेबल दिखने के लिए बच्चा सीख रहा है कोई चीज़, तो वो क्या है, प्रदर्शन दृष्टिकोण उन्मुखीकरण होगा। लेकिन यहाँ पे क्या पूछ रहा है, महारत लक्ष्य अभिविन्यास, जहाँ पर यानी कि मास्टरी ओरिएंटेशन पूछ रहा है, जहाँ पर बच्चा गहराई में सीख रहा है अपनी खुशी अपनी रुचि से, तो किसका वर्णन करेगा। देखिए, ऑप्शन है कि दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए एक निश्चित स्तर के दर्शन को प्राप्त करने पर ध्यान देना। जहाँ पर बात प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की आ जाती है, वहाँ पर ऑप्शन सही नहीं होते हैं। क्वेश्चन के हिसाब से ये ऑप्शन नहीं उतना अच्छा है। किसी कार्य के लिए अपने कौशल और समझ को सुधारने पर ध्यान देना, ये सही लग रहा है कुछ। बाहरी पुरस्कार प्राप्त करने के लिए उच्च ग्रेड प्राप्त करने पर ध्यान देना, नहीं। बाहर, इसके पहले भी जो हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी हैं पेपर 2 में, हम लोगों ने देखा है उसमें कि बाहरी पुरस्कार जिसमें बच्चा प्राप्त करता है उसे क्या कहते हैं, और जो इनर मतलब कि खुद से इंटरेस्टेड होता है उसे क्या कहते हैं। तो डिफरेंट हो जाता है ये दो चीज़ें। इनमें क्या डिफरेंस है वो आप बताइए, या जो मेन जो मुख्य नेम है उनके वो बताइए, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपमान के डर और सफलता या सज़ा से बचने पर ध्यान देना, नहीं। महारत लक्ष्य अभिविन्यास वो होगा जहाँ पर किसी कौशल को बच्चा खुद की रुचि से सीखेगा। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल बेहतर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग जूम करें। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिशील शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। प्रगतिशील, रचनात्मक, क्रियात्मक, इस प्रकार के उपचारात्मक, इस प्रकार की जो चीज़ें होती हैं, जो शब्द आते हैं वो बहुत पॉजिटिव सेंस रहता है उनमें। ठीक है, तो अगर अच्छा वर्णन पूछा, फिर यहाँ पर सबसे पॉजिटिव है कि सबसे अच्छा वर्णन पूछा गया है। ठीक है, एक प्रगतिशील शिक्षक की, एक प्रोग्रेसिव टीचर की, जो कि हर एक समय पे बच्चे के प्रोग्रेस को ध्यान दे, साथ साथ अपने भी जो पढ़ाने का स्तर है, जो टीचिंग मेथड है उसमें बदलाव करता रहे बच्चों के हिसाब से ना। तो ऑप्शंस देखते हैं। शिक्षक कक्षा में ज्ञान और प्राधिकारी का प्राथमिक स्रोत है, यानी कि ऑप्शन कह रहा है कि ज्ञान जो मिल सकता है वो उसका पहला स्रोत जो है शिक्षक है, ये कह रहा है। लेकिन आप जानते हैं किसी भी बच्चे का पहला जो ज्ञान का स्रोत होता है वो उसकी माँ होती है, उसके बाद उसके आसपास पड़ोस के बाद फिर विद्यालय आता है, तो फिर शिक्षक आते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार से भी आप समझ सकते हैं कि यह ऑप्शन उतना सही नहीं हो सकता है, या अदर ऑप्शंस भी देखकर हम आप जो है कि ऑप्शंस को छांट सकते हैं कि क्या सही है, सबसे बेस्ट वाला चुनना है। शिक्षक बच्चों के प्रयोग करने के लिए विविध सामग्री प्रदान करता है, यानी कि बच्चा खुद से करके सीखे उसके लिए बहुत सी सामग्री ला के रखता है, जैसे कि ABCD के जो आते हैं, एक प्लेट आते हैं जिसमें हमको निकाल के रखना रहता है, एक क्विज की तरह होता है जिसे बच्चे सॉल्व करते हैं पहेली की तरह ना, तो वो सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। और आवश्यकता पड़ने पर आलंबन प्रदान करता है। आलंबन मतलब मदद देना, ठीक है ना, आलंबन प्रदान करता है, तो ये सही है। और देख लेते हैं, शिक्षक पाठचर्या मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है, नहीं। जरूरी नहीं है कि पाठचर्या कंप्लीट हो।
ज़रूरी है कि बच्चे ने एक ही पाठचर्या अगर पढ़ी भी है, एक ही लेसन पढ़ा है, तो उसमें बच्चे ने कितना सीखा है। ज़रूरी नहीं कि हाँ ये भाग दौड़ होती है हाई स्कूल इंटर में कि हमें सिलेबस कंप्लीट करनी है, लेकिन प्राथमिक स्तर 6 to 8 तक नहीं, 1 to 5 से लेकर 6 to 8 तक उतना नहीं। हमें कड़ाई से इस बात पर फोकस करना चाहिए कि पाठ्यचर्या बच्चे को कितनी समझ में आ रही है। ये नहीं कि आपने पाठ्यचर्या कितनी पढ़ा दी, कितनी कंप्लीट कर दी। शिक्षक बच्चों को स्वतंत्र रूप से सीखने देता है और उनके सीखने में हस्तक्षेप नहीं करता। पूरी तरह से बच्चों को छूट दे दिया जाए तो बच्चे स्कूल बंद करवा देंगे ना। तो पूरी तरह से छूट नहीं देना है, जो ज़रूरी है जिसमें आप अब ऐसा थोड़ी कि बच्चा अपने से पढ़ेगा आप हस्तक्षेप ही नहीं करेंगे तो फिर आप किस लिए हैं ना। तो ये बात नहीं है। सबसे सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। आप पढ़ के भी थोड़ी सी भी अगर आप समझ माइंड को अपने अगर आपने कुछ भी नोट किया होगा, कॉपी में कुछ भी नोट बनाए होंगे, उसे अगर आप पढ़ के एक बार क्वेश्चंस को हल करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन आसान होते हैं सीडीपी में। पाठ्य पुस्तकों और बस आपको थोड़ा सा घबराना नहीं है बड़े क्वेश्चंस को देखकर। पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में विभिन्न जेंडर पर प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, जैसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने से किसको प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे मीडिया और अदर जगहों पर जेंडर का प्रतिनिधित्व कितना और किस तरीके से किया जाता है, इस प्रकार के अगर हम प्रश्न बच्चों से पूछते हैं तो ये कैसा प्रोत्साहन मिलेगा। जैसे हम पूछ रहे हैं बच्चे से, मान लीजिए एक प्रकार का हमने क्वेश्चन किया पाठ्य पुस्तकों और मीडिया में कि जो मीडिया के लोग हैं पहले या अभी भी स्कूलों में अगर देखा जाए तो जो फिज़िक्स या केमिस्ट्री या मैथ के जो टीचर हैं अधिकतर जेंट्स होते हैं। क्यों, ऐसा क्यों? तो अगर हम बच्चों से ऐसे प्रश्न पूछेंगे तो ये किस चीज़ में प्रोत्साहन बच्चों को करेगा। जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना, जेंडर स्थिरता को मजबूत करना। देखिए जेंडर स्थिरता का मजबूत होने का मतलब है कि जैसे हैं चीज़ें वैसे रहे। लड़का बाजार जाए, गेहूँ पिसवाने जाए, लड़की घर का खाना बनाए, जो कि इसी में बदलाव के लिए, ठीक है, और मानसिक स्थिति के बदलाव के लिए भी जेंडर स्थिरता को मजबूत नहीं करना है, बल्कि इन पर सवाल उठाना है, ये है, ठीक है। जेंडर पहचान को मजबूत करना, जेंडर पहचान को मजबूत, ये कोई ऑप्शन। जेंडर भूमिका के नम्यता को हतोत्साहित को देखिए। अगर चौथे के सबसे सही ऑप्शन को हम लोग देखें तो इसमें सबसे सही ऑप्शन ये हो जाएगा कि जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना। हम सवाल उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों है कि सिर्फ लड़के ही मार्केट जाएं, जो है कि अब तो बहुत कम हो गए हैं, गांव में भी बहुत स्तर तक चीज़ें बदल गई हैं, लेकिन बहुत पहले अगर देखा जाए तो हाँ, गांव में गेहूं पिसवाने के लिए जो है लड़के ही जाते हैं और घर के काम लड़कियां। अभी तक कितने 95% घरों में ऐसा है, ठीक है। तो ये जेंडर रूढ़ियों पर सवाल उठाना है, जहाँ से बच्चे सीख सकते हैं कि जो काम है वो जेंडर के हिसाब से नहीं बांटा जा सकता। कुछ चीज़ें जेंडर के हिसाब से बांटी जा सकती हैं लेकिन सब कुछ नहीं, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार देखिए सबसे जो ये नाम है ना, वो ऐसे नाम हैं ये जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम के टाइम में आते हैं, थोड़ा सा जूम हो जाए, ठीक है, एग्ज़ाम के टाइम में आते हैं, जिनसे आप अपना निर्धारण करते हैं कि आपका इस बार कितना नंबर आ सकता है, आप कितना बेहतर कर सकते हैं। ये उन्हीं में से एक नाम है जीन पियाजे, जो कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं, इनके मेथड पूछे जाने वाले हैं सीटेट में, अगर सीटेट की अगर मेनली बात कर ली जाए तो जीन पियाजे के अनुसार चिन्हों के लिए चिन्हों का प्रयोग करने की क्षमता, जैसे कि अक्षर यक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश के दौरान विकसित होती है और विद्यार्थियों को डैश सिखाने में सक्षम बनाते हैं। जैसे हम मैथ जब सॉल्व करते हैं तो हम मानते हैं एक्स, माना कुल बैडमिंटन खेलने वाले लड़कों की संख्या एक्स ना, हम एक्स वाई मानते हैं। तो क्या सिखाने के लिए हम मानते हैं? जीन पियाजे के अनुसार। अब जीन पियाजे जिन्होंने पढ़ा होगा उसी के हिसाब से वो ऑप्शन दे पाएगा। जैसे उनके जो स्टेजेस हैं, ठीक है, कौन कौन से स्टेज की बात अगर कर ली जाए तो जीन पियाजे के जो स्टेज हैं, मूल संक्रियात्मक अवस्था जैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज है, इसमें संवेदी पेशी अवस्था एक आती है, ठीक है, जिसे आप संवेदी पेशी अवस्था जिसे आप सेंसरी मोटर कहते हैं, पहला ये हो जाता है। दूसरा आ जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज जिसे पूर्व संक्रियात्मक कहते हैं। तीसरा आ जाता है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज जिसे मूर्त संक्रियात्मक कहते हैं।
चौथा आ जाता है अमूर्त संक्रियात्मक, जिसे फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज कहते हैं। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अब देखिए जहाँ पर बच्चा एक्स मानता है, मान लेता है बच्चा, यानी कि उसके में इतनी तो क्षमता आ गई है बच्चे में कि वो जो है चीज़ों को, जो चीज़ें दिख नहीं रही हैं उन्हें भी बच्चा देख पा रहा है, तो मूर्त तो होगा नहीं। मूर्त वो चीज़ें होती हैं जो दिखाई देते हैं, हम इसमें मानते नहीं हैं। बच्चा इतना डेवलप बच्चे का माइंड नहीं होता है जहाँ पे वो मूर्त चीज़ें सीखे। तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। सिर्फ एक्स से मानने की बात अगर जहाँ आ जाएगी, वहाँ औपचारिक वहाँ जो है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था से तो आता है, यहाँ से शुरू होती है, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था और संवेदी पेशी अवस्था है तो इससे दूर दूर मतलब नहीं है। तो देखिए अगर ये भी मान लेते हैं कि चलिए मान लीजिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बच्चा थोड़ा बहुत जो है कि चीज़ों को समझना, थोड़ा सा लॉजिक बच्चे में लॉजिक हो जाता है, बच्चे उदाहरण से नियम की तरफ जाने लगते हैं। लेकिन नियम से उदाहरण की तरफ बच्चे फॉर्मल ऑपरेशन में ही आते हैं। ठीक है, यानी कि पहले नियम पढ़ेंगे तब उदाहरण। ठीक है, वरना मूर्त संक्रियात्मक में हम पहले उदाहरण देते हैं तब नियम बताते हैं, ताकि बच्चे को आसान लगे। तो देखिए क्षमता, जैसे कि अक्षर एक्स को अज्ञात अंक के लिए मानने की क्षमता डैश मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के दौरान विकसित होती है। तो हम ये तो मान लीजिए सही है कि एक्स हमने मान लिया, यहाँ पे वर्गीकरण हम कर लेते हैं कि हम मान लेते हैं। और विद्यार्थियों को बीजगणित और गणना सिखाने में सक्षम बनाते हैं। तो सिर्फ बीजगणित या गणना सिखाने में नहीं, सिर्फ संरक्षण और क्रमबद्धता, सिर्फ क्रमबद्धता में मानने के लिए, क्रमबद्धता के लिए तो आपको असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर की ज़रूरत होगी। तो दूसरा ऑप्शन भी उतना सही नहीं है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर संरक्षण और क्रमबद्धता बिल्कुल गलत है। यहाँ पर बीजगणित और गणना सही होगा। पूरी तरह से मानने का काम जो होता है वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में होता है, जैसे कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में ही होता है। ठीक है ना, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। आलोक क्या करता है? निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में अगर आवाज़ें आ रही होंगी तो उसके लिए मैं बहुत सॉरी हूँ, कान पकड़ के सॉरी ठीक है, फिलहाल आगे देखते हैं। आलोक निम्नलिखित व्यवहार दिखाता है, जैसे पढ़ते समय सिर को अजीब स्थिति में पकड़ना, आँख को बार बार मूंदना और रगड़ना, आँखों की लाली, अक्षर पहचान में भ्रमित होना, यह किसके संभावित लक्षण हो सकते हैं? देखिए जहाँ पर बच्चा पढ़ने में दिक्कत नहीं, उसको हो सकता है कि चीज़ें कम दिखाई दे रही हूँ, साफ न दिखता हो बच्चे को, तो ये दृष्टि संबंधित समस्याएं हो जाएंगी बिना कहे सुने। भाषा की समझ अगर होगी तो ये थोड़ी कि बच्चा बार बार आँख मूंदेगा, रगड़ेगा। ठीक है, स्वलीनता विकार वहाँ होता है जहाँ बच्चा अपने में ही लीन हो जाता है, कोई अदर चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दे पाता। संचार संबंधी जहाँ पर बोलचाल की बात होगी वहाँ पर, तो यहाँ पर आँखों को बार बार मूंदना, रगड़ना, आँखों का लाल हो जाना ना, भ्रमित होना अक्षरों में, उसको पहचान न पाना, तो ये दृष्टि संबंधित समस्याएं, बच्चों को ठीक से दिख नहीं रहा है इसलिए बच्चा अक्षर पहचान में भ्रमित हो रहा है। ठीक है ना, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन आ गया। कथन और कारण से बहुत क्वेश्चन आता है, तो आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं, हम इसको जूम करते हैं और फिर थोड़ा कम जूम करें। कथन क्या है? असर्शन और रीजन पूछा है। ठीक है ना, असर्शन और रीजन। ठीक है, यहाँ पे कारण है, तो देखते हैं। एक समावेशी कक्षा में सीखने के लक्षण शैक्षिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। कथन क्या कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा क्या सिखाती है? वहाँ पे बच्चों को सीखने के शैक्षणिक रणनीतियों के साथ साथ आकलन में अनुकूलन किया जाना चाहिए। यानी कि समावेशी कक्षा हो, वहाँ पे सभी बच्चे जिस भी बैकग्राउंड से आते हों वहाँ पर चीज़ें हों। ठीक है, बच्चा सीखे, हर प्रकार के बैकग्राउंड के बच्चे वहाँ सीखे, चाहे वो जिस भी स्तर से आते हैं। ठीक है, और उनके आकलन में वो अनुकूलन उनको मिले कि वो अपना स्वयं, उनका जो भी आकलन हो रहा है उनके अनुकूल के हिसाब से हो।
यानी कि उनका जो भी उन्होंने अब तक सीखा है उसके हिसाब से हो। जैसे जो बच्चे तेज बहुत जल्दी सीख लेते हैं चीज़ को, उनको उसके हिसाब से आकलन हो। जो बच्चे धीरे धीरे सीखते हैं उसका उनके हिसाब से आकलन हो ना। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल ये बात सही है। कारण क्या है? समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता है। देखिए यहाँ पर कथन कारण मिल रहे हैं, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को जो है व्याख्या कर रहे हैं। अब ये समझते हैं कैसे। समावेशन का दर्शन, यहाँ समावेशी कक्षा की बात हो रही है। समावेशन का दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण और मूल्यांकन के माध्यम से सभी व्यक्तिगत मतभेदों को समाप्त करने की वकालत करता नहीं। समावेशन का जो दर्शन शैक्षणिक दृष्टिकोण से हम मतभेदों को समाप्त नहीं करते हैं, व्यक्तिगत मतभेदों को, बल्कि व्यक्तिगत मतभेदों को हम जो है कि उनके हिसाब से बच्चों को और सिखाते हैं। जैसे कोई बच्चा, 20 बच्चे हैं आपकी क्लास में, 10 बच्चे ऐसे हैं जो सीखते हैं, लेकिन उन्हें सीखने में, उन्हें कुछ भी नया सीखने में टाइम लगता है। लेकिन 10 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप समझा देंगे वो इतने जल्दी उन चीज़ों को सीख लेते हैं। यानी कि इनके जो सोचने की क्षमता है, तर्क करने की क्षमता है, वो इन 10 बच्चों से ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये बात हो रही है, ये बात नहीं हो रही कि व्यक्तिगत मतभेदों को मिटा देना है। जैसे कुछ लोगों के व्यवहार को अगर देख लें, कुछ लोग जो है गुस्सा बहुत जल्दी होते हैं, कुछ लोगों को गुस्सा ही नहीं आता है। तो ये चीज़ें जो है क्या है, ये मतभेद ऐसे हैं जिन्हें समाप्त नहीं करना है। इन्हीं कारणों की वजह से तो व्यक्तिगत विभिन्नता होती है लोगों में, ठीक है। तो ये तो कथन तो सही है, लेकिन कारण उतना सही नहीं है। तो ऑप्शन के हिसाब से अगर हम देखें तो यहाँ पर ए सही है किंतु आर गलत है। ए सही है लेकिन आर गलत है। मतभेदों को हमें समाप्त नहीं करना है, बल्कि उसे अपनाना है। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये ऑप्शन है, तो ये तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, दूसरा नहीं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे डैश के साथ अंतःक्रिया के अनुभव से लाभान्वित होते हैं और उन कार्यों को कर पाते हैं जो उनके समीप दूरभामुखी विकास के क्षेत्र में के डैश है। ZPD की बात यहाँ पर हो रही है, और ZPD की बात कौन करते हैं? वाइगोत्स्की करते हैं। जब बच्चे अंतःक्रिया से लाभान्वित होते हैं, खुद से चीज़ों को सीखते हैं, तो वो क्या कर पाते हैं? अधिक जानकारी ले पाते हैं। और क्या होता है उनको, जो उनके समीप दूरभामुखी विकसित क्षेत्र के अंदर आता है। देखिए यहाँ पर बच्चा है, बच्चे को ये सीखना है और ये ZPD है, ठीक है। तो ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बच्चा स्ट्रगल करके पहुँच जाता है। अगर आपकी थोड़ी सी मदद मिले तो बच्चा यहाँ तक पहुँच पाएगा, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो बच्चा पहुँच ही नहीं पाएगा, यहाँ तक उसका एवरेज ही नहीं है, ठीक है। यहाँ तक इसका क्या है, एवरेज ही नहीं है। तो अधिक जानकारी अगर बच्चे को देंगे तो वो अंदर तक पहुँच जाएगा, बस बाहर नहीं। भौतिक वातावरण की बात तो हो ही नहीं रही है। तो पहला ऑप्शन आपका कि अधिक जानकारी अगर थोड़ा सा आप हेल्प कर देते हैं, ठीक है, समीप दूराभिमुखी, तो बच्चा क्या होता है, यहाँ तक अपने उद्देश्य तक पहुँच जाता है, विकसित क्षेत्र तक जो है वो पहुँच जाता है और अंदर की जानकारी तक पहुँच जाता है। अधिक जानकारी के साथ अंदर की जो उसकी जानकारी है, जो इंटरनल जो उसकी नॉलेज है, वो उसको पहचान पाता है ना। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। एक शिक्षिका ने नोटिस किया कि उसका एक छात्र अत्यधिक विचलित है और उसे कक्षा के दौरान ध्यान देने में परेशानी होती है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति छात्र को केंद्रित रहने में मदद करने के लिए एक अच्छी रणनीति होगी। छात्र को कक्षा के दौरान बार बार करने के लिए कार्य देना नहीं। बार बार आप करने के लिए कार्य देंगे तो वो उसका आप उपचार थोड़ी कर रहे हैं, बच्चे को और आप डिमोटिवेट कर रहे हैं। छात्र को सख्ती से अपना अवधान अवधि बढ़ाने के लिए कहना, यानी कि तुम्हें नहीं याद हो रहा है तो याद ही करो, 1 हफ्ते में याद करो वरना हाथ पैर तोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना है। स्वनियमन और समय प्रबंध के लिए छात्र को टाइमर देना। हाँ,
बच्चे को आप टाइम दे सकते हैं कि पहले दिन बच्चे ने 20 मिनट में कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, उसे आप दूसरे दिन कहिए 15 मिनट में सॉल्व करे, तीसरे दिन कहिए 10 मिनट में सॉल्व करे, चौथे दिन कहिए 5 मिनट में सॉल्व करे। ठीक है, तो ये बच्चे के लिए बेस्ट होगा। आप उसको टाइमर दे दीजिए, ये नहीं कि बार बार दो। अब 20 मिनट में अगर उसने काम किया तो फिर आपने कहा गलत है, इसको फिर से करो, फिर बच्चा 20 मिनट लगाएगा, हो सकता है 30 मिनट लगा दे। तो बच्चे को थोड़ा सा हेल्प करके, मदद करके उसको टाइमर दें, सबसे बढ़िया है। माता पिता को बुलाकर उनके, ऐसा तो बच्चे ने कोई कानूनी गुनाह तो कर नहीं दिया है कि उसके खिलाफ सख्त अनुशासन आप लगाएंगे। ठीक है, इतना अनुशासन तो अपने देश में ही नहीं है। तीसरा हम कैसे लगा सकते हैं एज अ टीचर? तीसरा ऑप्शन आपका सबसे सही हो जाएगा, स्वनियमन और समय प्रबंधन के लिए छात्रों को टाइमर देना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। कथन असर्शन फिर है यहाँ पे एक क्वेश्चन है, यहाँ पे आर पूछा है। कथन क्या है कि छात्रों में अक्षर प्रदर्शन करने और स्कूल में बने रहने की अधिक संभावना है यदि उनको अपने स्कूल में भावनात्मक लगाव है और मानते हैं कि उनका होना मायने रखता है। बिल्कुल ये बात सही है कि बच्चा वहाँ अच्छा सीख पाता है, अच्छा प्रदर्शन कर पाता है, अच्छा प्रदर्शन कर पाता है, और वहाँ स्कूल में कुछ तो उसका मायने हो। ऐसा नहीं कि बच्चे को एकदम आता ही नहीं तो बच्चे को हम ध्यान ही ना दें ना, उसे ये ज़रूर बताएं कि हाँ वो भी इस क्लास का एक स्टूडेंट है जो कि थोड़ा धीरे सीखता है, लेकिन अगर वो थोड़ी मेहनत करे तो वो जल्दी सीखेगा। ठीक है ना, तो ये संभावना अगर बच्चे को, अगर बच्चे से आपसे स्कूल से भावात्मक लगाव हो कि हाँ यहाँ पे मुझे कुछ अच्छा सीखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर मुझे कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ अच्छे टीचर्स हैं, कुछ अच्छे मेरे फ्रेंड्स हैं, तो ऐसा वातावरण होगा तो बच्चे में लगा होगा, और जहाँ उसको लगेगा कि हाँ मेरा होना यहाँ, उसे लगे कि हाँ मैं यहाँ पर कुछ स्पेशल हूँ ना, यहाँ पे मुझे टीचर्स मानते हैं। या जैसे अगर मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो बच्चे बढ़िया हैं उन्हें वो कोई बच्चा बढ़िया अच्छा स्कोर करता है या कोई बच्चा कम स्कोर कर पाता है। ठीक है, 20 में एक बच्चे ने 20 ला दिया, एक ने 10 लाया और एक ने 2 नंबर ही लाया, तो आप क्या कहेंगे कि तुम बहुत बेस्ट हो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। दूसरे को आप ये कहेंगे कि हाँ तुम भी पासिंग मार्क तक हो, तुमने भी बढ़िया किया, लेकिन कोशिश करो कि तुम इससे बेहतर हो जाओ। या किसी से कंपैरिजन, तुलना तो करना सही नहीं है CDP के हिसाब से, मनोविज्ञान के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आप ये कह सकते हैं बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। यहाँ पर इसे कहेंगे कि आपका नंबर तो कम है, लेकिन आप भी कोशिश करोगे तो आप इसके बराबर या आप भी अच्छा नंबर ले आ पाओगे, 5 नंबर अगली बार से ले आओगे तो मैं तुम्हें नहीं पीटूंगी या तुम्हें पुरस्कार दूंगी, या कुछ भी बच्चे को एज हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ये लगाव, भावनात्मक लगाव बच्चे को होना चाहिए, जो कि सही है। ठीक है, कारण क्या है, भावनाएं सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। बिल्कुल, अगर आप जैसे कि मैं मैथ में उतनी भी बहुत अच्छी नहीं हूँ, फिजिक्स में कह लिया जाए तो बिल्कुल नहीं, लेकिन क्या होता था कि इंटर में जब मैंने लिया था फिजिक्स, और कभी कभी मेरे क्वेश्चन सही हो जाया करते थे जब मैं बहुत 2-3 घंटे मेहनत करके उसको लगाती थी, तो थोड़ी बहुत इधर उधर से हेल्प लेके, सारे तो दोस्त से ही हेल्प लेती थी लेकिन एक आध दो अपने से लगा लेती थी, तो वहाँ पे अगर सर कहते थे कि बहुत अच्छा तुमने इस बार बढ़िया किया, तो बहुत अच्छा लगता था। वो भावनात्मक लगाव था ना, सबके साथ ऐसा हुआ होगा किसी न किसी सब्जेक्ट में। तो हाँ, ये जो कथन है वो कारण और कथन एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर भी भावनात्मक लगाव की बात करी गई, यहाँ पर भी भावना से सीखने की बात की गई, तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। नो डाउट कि पहला ऑप्शन आपका सबसे बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संरचनावादी अधिगम सिद्धांत का मूल सिद्धांत है। देखिए, जहाँ पर चीज़ें संरचना बनाकर करी जाए, संरचनावादी कौन से मनोवैज्ञानिक हैं वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ऑप्शन है शिक्षकों के छात्रों के प्रत्यक्ष निर्देश और स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ये बात तो सही है कि शिक्षकों को स्पष्ट मार्गदर्शन प्रदान करना चाहिए। ठीक है, सबसे बेस्ट लेकिन हमें चुनना है संरचनावादी के हिसाब से। अधिगम तब तक होता है जब छात्रों को शिक्षकों से सही उत्तर और प्रतिपुष्टि मिलती है। जरूरी नहीं है, बच्चा शिक्षक से ही नहीं, कभी कभी खुद से भी करके चीज़ों को सीख लेता है और बेहतर सीखता है शिक्षकों से। तीसरा ऑप्शन है कि छात्र अपने पर्यावरण के साथ सक्रिय संलग्नता के माध्यम से अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, जो कि पियाजे
कहते हैं, बहुत से मनोवैज्ञानिक इसको कहते हैं। सबसे बढ़िया तीसरा ऑप्शन हो जाएगा कि बच्चा सक्रिय होकर पर्यावरण में, जिस भी वातावरण में है वो उसमें रह रहा है, उनसे सीख रहा है, तो बच्चा अच्छे से ज्ञान का निर्माण खुद ब खुद कर लेगा। अब ये क्वेश्चंस भी 1 to 5 में अगर देखा जाए, प्राइमरी में क्वेश्चन पूछा है कि जो बच्चे होते हैं वो पहले से कुछ सीख के आते हैं स्कूल में, वो कोरे कागज़ नहीं होते, उनका मन कोरा कागज़ नहीं होता, उस पर लिखा होता है बहुत कुछ, वो सीख के आते हैं अपने परिवार से, कुछ अच्छी चीज़ें, कुछ जो बच्चे के लिए ठीक नहीं है वो सारी चीज़ें ना, तो बच्चा उसमें डिफ्रेंशिएट कर लेता है, कर पाता है। या कुछ लोग बड़े होने पर भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते क्या सही है क्या गलत ना, तो उसमें हम फंसे रह जाते हैं जीवन भर। फिलहाल क्वेश्चन की अगर बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं 12वां कि एक, फिर कथन और असर्शन से आया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कथन और असर्शन से पूछा जाता है, तो इसको आप एकदम कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। कथन कह रहा है कि एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, यहाँ से 2 बार टाइप हो गया है, एक बच्चा किसी कार्य को करने में जितना कम सक्षम होता है, शिक्षकों को उतने ही अधिक संकट व इशारे देने चाहिए, और जैसे जैसे बच्चा अधिक से अधिक कर सकता है, शिक्षक को कम से कम मदद करनी चाहिए। देखिए, अगर 12 के क्वेश्चन की हम बात करें तो ये तो सही है कि बच्चा अगर ठीक से नहीं बच्चा सीख पा रहा है, तुझे उसे थोड़ा सा उलझाओ, आप संकेत तो दें, उसकी मदद तो करें, लेकिन थोड़ा सा उसे और उलझा दें। जैसे जैसे बच्चा और उसमें समेटता हुआ जाए, उसमें थोड़ी सी सोचने की क्षमता, तर्क करने की क्षमता बढ़े, तब उसे आपको कम मदद करनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि बिना मदद के बच्चा कर ही ना पाए, क्वेश्चन सॉल्व ही ना कर पाए। तो हाँ, ऐसा तो करना चाहिए, बिल्कुल सही है। कारण क्या है, बुद्धि और बुद्धि लब्धि की गणना करके सटीक रूप से नहीं मापा जा सकता। देखिए, ये भी सही है, जो बुद्धि लब्धि है वो सटीक रूप से कहीं भी नहीं मापा जा सकता। कोई भी आपका IQ टेस्ट 100% सही नहीं बता सकता, ये सभी लोग कहते हैं, सभी मनोवैज्ञानिक कहते हैं, क्योंकि ये भौगोलिक स्तर पे और वातावरणीय अनुसार ये अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, IQ लेवल। तो कथन भी सही है, कारण भी सही है, लेकिन यहाँ पे बुद्धि की बात हो गई, यहाँ पे बच्चे की सीखने की बात हो रही है, तो ये एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है कि आप डिफरेंस कर पाए। यहाँ पे आप 3 ऑप्शन कथन और कारण से देखें क्वेश्चन, लेकिन तीनों क्वेश्चन के आंसर अलग अलग थे। तो यहाँ पे 12 का जो सही ऑप्शन दूसरा हो जाएगा कि A और 8 सही तो है, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता है? सामाजिकरण, बच्चा समाज में रहकर जो सीख रहा है उसकी क्या विशेषता है? यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, यह विभिन्न संस्कृतियों से विशिष्ट रूप से होती है। बिल्कुल अलग अलग संस्कृतियों में ये अलग अलग रूप से सामाजिकरण की प्रक्रिया होती है। ये बात सही है कि हम एरिया के हिसाब से, अपने वातावरणीय अनुकूलन वातावरणीय के हिसाब से, अपने आसपास पड़ोस के हिसाब से ही चीज़ों को सीखते हैं और उसमें कुछ नया सीखते हैं। तो हाँ, यह एक रेखीय प्रक्रिया है, ठीक है, यह एक जटिल प्रक्रिया भी है, यह एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और यह विभिन्न संस्कृतियों में विशिष्ट रूप से होती है। देखिए, अगर हम बात करें कि सामाजिकरण की प्रक्रिया की विशेषता, तो यह एक रेखीय प्रक्रिया है, यह एक जटिल प्रक्रिया है। मेरे हिसाब से, मुझे जहाँ तक लगता है कि चौथा ऑप्शन सही होना चाहिए। आप बताइएगा कि आपके हिसाब से इसमें क्या सही होना चाहिए, क्या सामाजिकरण सच में एक रेखीय प्रक्रिया है या जटिल प्रक्रिया में आप इसको रखेंगे? फिलहाल इसको हम डिस्कस कर लेंगे कंफर्म तरीके से। फिलहाल आज चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे और समझने की कोशिश करते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कि कथन और असर्शन से ये भी है, फिर कथन है कि वह कोई उद्देश्यात्मक निश्चित ऋण नहीं होता जब कोई बच्चा मध्य बाल्यावस्था या किशोरावस्था में प्रवेश करता है। हाँ, वो सही बात है, वो निश्चित समय नहीं होता, यहाँ पर होगा
निश्चित समय नहीं होता है जहाँ पर बच्चा क्या कर रहा है, मध्य बाल्यावस्था में। कोई ऐसा निश्चित समय नहीं है कि 12:30 पर ही या 1 आज 1 जनवरी के दोपहर 1 बजे ही बच्चा मध्य बाल्यावस्था में प्रवेश करेगा, ऐसी कोई बात नहीं होती है ना। ये बात आगे देखते हैं। गार्ड विकास प्रकृति में निरंतर होता रहता है। बिल्कुल, विकास जो है वो प्रकृति में होता रहता है। तो निश्चित ऋण नहीं होता, निश्चित समय नहीं होता, ये बात सही है। ठीक है, ये भी बात सही है, ये भी बात सही है, दोनों सही हैं और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर भी विकास के बारे में बात कही गई, यहाँ पर भी बच्चे के बाल्यावस्था के विकास के बारे में भी बात करी जा रही है। तो ए और आर दोनों सही होंगे तथा आर ए की सही व्याख्या कर रहा होगा। आगे देखते हैं। एक प्रारंभिक विद्यालय का शिक्षक छात्र के शैक्षणिक आत्म संप्रत्यय के विकास को दृढ़ता से प्रभावित कर सकता है। देखिए, एक प्रारंभिक विद्यालय में जो बच्चा है वो कॉन्सेप्ट को अपने डेवलपमेंट के हिसाब से उसके डेवलपमेंट के हिसाब से वो प्रभावित कर सकता है। यानी कि अगर आप क्लास 3 के बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं बोर्ड मास, ठीक है, एक मैथ में पढ़ा रहे हैं, या हम मान लेते हैं एक फर्स्ट का बच्चा है और हम उसे डिवीज़न पढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले हम उसे एक सरल डिवीज़न ही तो पढ़ाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि हम क्लास 4 का डिवीज़न पढ़ाने लगेंगे या फ्रैक्शन की बातें बताने लगेंगे, भिन्न बताने लगेंगे बच्चों को, नहीं ना। हम उसके कॉन्सेप्ट के, उसके विकास के हिसाब से ही कॉन्सेप्ट रखेंगे, वही बात हो रही है। ठीक है, प्रभावित कर सकता है। तो क्या है, सभी विद्यार्थियों से बहुत कम अपेक्षाएं रखना, छात्रों में स्वायत्तता और पहल को दंडित करना। बच्चा अगर खुद में ही चीज़ों को सीख रहा है, कर रहा है, तो उसे दंडित करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों से हमें कम अपेक्षाएं नहीं, बल्कि जिस प्रकार से आप सिखा रहे हैं उनको, उसके हिसाब से अधिक अपेक्षाएं रखनी चाहिए। अगर आप अच्छा सिखा रहे हैं तो आपको विश्वास होगा कि बच्चा अच्छा करेगा, जो भी सीखेगा। छात्रों में स्वायत्तता और पहल को पुरस्कृत करना चाहिए। बिल्कुल, जो भी बच्चा अपने से करके जो भी चीज़ों को कर पा रहा है, कुछ नया सीख रहा है, उसे हमें पुरस्कृत करना चाहिए। ये थे 15 क्वेश्चंस। आई होप आपको पसंद आए होंगे, और वीडियो अब थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगी तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको कैसी लगी और आपका स्कोर कितना रहा, और कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपको समझ में नहीं आया, और आप अगली वीडियोज़ किस पर चाहते हैं। क्या इंग्लिश के पैडागॉजी के बारे में बात की जाए, या मैथ पैडागॉजी के बारे में बात कर ली जाए, ईवीएस के बारे में बात कर लिया जाए, या हिंदी सब्जेक्ट के बारे में बात कर ली जाए। जो भी, जिस पर भी आपको विशेष रूप से क्लासेस चाहिए, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उस पर, उन सभी सब्जेक्ट्स पर जो है डिटेल में चर्चा करी जाएगी ज़रूर। और इसी तरह जुड़े रहिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी पॉजिटिव, बी मोटिवेटेड। धन्यवाद।